अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द शॉक। उसमें हमने देखा कि शॉक होता क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी हमने देखी, उसके क्लिनिकल फीचर्स जो इफेक्ट आ रहे होते हैं ऑर्गन्स पे वो देखा हमने। डीकम्पनसेटेड शॉक देखा और कॉम्पनसेटेड शॉक देखा। कॉम्पनसेटेड में वो सब कुछ कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डीकम्पनसेटेड में वो थक गए थे सिस्टम्स हमारे रीनल और हार्ट के और रेस्पिरेटरी, जिसकी वजह से पेशेंट माइल्ड मॉडरेट सीवियर शॉक में जा रहा था। माइल्ड में जो था माइल्ड रिडक्शन यूरिन आउटपुट था, मॉडरेट में 0.5 ml तक चला गया था और उससे कम हो गया, सीवियर में बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। माइल्ड में जो है पेशेंट एंजाइटी में था, मॉडरेट में कंफ्यूज हो गया, सीवियर शॉक में अनकॉन्शियस हो गया। माइल्ड में टेकिकार्डिया था, उसके बाद जो है सीवियर में जो है वो सीवियर टेकिकार्डिया में और हाइपोटेंशन में चला गया था और लेबर ब्रीदिंग में चला गया था सीवियर में। ठीक है, माइल्ड में कोल्ड पेरिफ्री थी और पल्स जो थी वो कम थी, पल्स प्रेशर कम था। मॉडरेट में ब्लड प्रेशर जो है फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक करनी है। ये मैंने आपको इसलिए रिपीट कर दिया क्योंकि MCQs में आता है, वो आपसे पूछते हैं कि इस तरह ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो बताएं ये पेशेंट जो है वो कॉम्पनसेटेड शॉक में है, डीकम्पनसेटेड शॉक में है, किस में है। फिर वो साथ ये भी पूछते हैं कि माइल्ड में है या मॉडरेट में है, सीवियर में, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक, के आपने पहले भी पढ़ी हुई है, देखें। अब हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, ये आपके बहुत UQ रिपीटेड है कि क्लासीफाई द शॉक। ठीक है, तो आपने बताना है हाइपोवोलेमिक या हेमोरेजिक शॉक हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव या एंडोक्राइन शॉक होता है। इसको हमें बारी बारी देखना भी है। देखिए, सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक अगर कोई आपसे पूछता है तो आपने बताना है हाइपोवोलेमिक या हेमोरेजिक शॉक होता है। इसमें होता क्या है, जब भी किसी पेशेंट को ट्रॉमा होता है या सर्जरी होती है तो उसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू कर देता है, तो उसका जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो लॉस होना शुरू हो जाता है हैमरेज की वजह से। अब हैमरेज जो है वो अब इसके जो कॉजेज़ हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो हैमरेज हो गया है या बॉडी में से फ्लूइड निकल गया है, या तो ब्लड निकल रहा है या फ्लूइड निकल रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों की वजह से क्या होगा, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप करेगा, यही होगा ना। अब हेमोरेजिक शॉक में क्या इसके कॉजेज़ हैं, ट्रॉमा है, सर्जरी है, GIT है, रेट्रोपेरिटोनियल है। मेन जो आपके हैं वो ट्रॉमा और सर्जरी है। इसके बाद GIT में क्या हो सकता है, अल्सर बना हो सकता है जिसमें से हैमरेज हो रहा है, कंसील्ड किस्म का। ठीक है, उसमें फ्लूइड डिप्लीशन का आपको पता है कि किसी को डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, या किसी को बर्न्स हुए हैं उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो गया, या डिहाइड्रेशन की तरफ पेशेंट चला गया, थर्मल इंजरी हो गई है, तो ये सारे आ जाते हैं इसके फ्लूइड डिप्लीशन की कॉजेज़। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो बताते हैं कि जब भी ट्रॉमा होता है इट इज़ लीडिंग कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। आपको पता है कि आपके पास पेशेंट्स आएंगे हॉस्पिटल में, वो जो है ना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया होगा, वो आपके पास शॉक की स्टेट में आ रहे होंगे, तो ये एक लीडिंग कॉज है हाइपोवोलेमिक शॉक के सर्जिकल पेशेंट्स में। अब ब्लीडिंग जो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, हम पहले बात कर चुके हैं। इंटरनल जो है वो चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, लॉन्ग बोन में हो सकती है। लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर्स में आपने 750 सोचना है TB और ह्यूमरस के लिए। पेल्विक फ्रैक्चर्स के केस में 2000 और फीमर के फ्रैक्चर 1500, ये हम बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लॉस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1/5 और मोर ऑफ द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम प्रोड्यूसेस हाइपोवोलेमिक शॉक। मतलब बॉडी में से 1/5 ब्लड लॉस जो है ना, उससे ज़्यादा अगर हो गया तो इट विल रिजल्ट। उसके बाद क्या है, इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ हेमोरेजिक शॉक आपकी क्या होनी चाहिए, क्या लगता है आपको। देखें, बॉडी में से ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, आपको क्या देना चाहिए, ब्लड देना चाहिए, फ्लूइड देना चाहिए। और वे पेशेंट वो जो उसका जो सांस इतना ख़राब हुआ हुआ था, उसकी हार्ट ख़राब हुआ हुआ था, सारा कुछ, तो ABCDE कर लें, ATLS का प्रोटोकॉल दे दें पेशेंट को। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, जो हमने पहले देखा किस तरह से स्टॉप करेंगे, कौन से मेथड्स, और जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे, ये हमने पीछे देखा था ना। तो ATLS की गाइडलाइंस हमने फॉलो करनी है, बहुत ही आसान है। अगर आपने ATLS का चैप्टर पढ़ा उसके बाद अगर आप ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। एयरवे ब्रीदिंग कैसे करनी है, सारा कुछ मेंटेन, वो हमने ATLS के प्रोटोकॉल में पढ़ लिया था उसके चैप्टर में। सर्कुलेशन, हैमरेज कंट्रोल कैसे करनी है, कि जो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है हैमरेज उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, IV एक्सेस देनी है, और उसके बाद हमने डायरेक्ट एक्सटर्नल प्रेशर किस तरह से करना है वो सारा हमने कर लिया। डायरेक्ट एक्सटर्नल प्रेशर दे सकते हैं, टॉनिक अप्लाई कर सकते हैं, पेल्विक फ्रैक्चर के केस में पेल्विक बाइंडर्स देंगे। और अगर वो जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि वो ब्लड लेने के बावजूद, फ्लूइड देने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, सर्जिकली जो है एंजियोग्राफी कंट्रोल के थ्रू जो है ना इंटरनल हैमरेज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बताते हैं इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट एग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनगोइंग ब्लीडिंग। ठीक है, एग्रीवेट फर्दर ब्लीडिंग टू एवरी एग्जाम शुड बी मेड टू कंट्रोल ऑनगोइंग ब्लीडिंग। ठीक है, बता रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड थेरेपी भी दे दोगे ना और ब्लीडिंग होती जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उधर से ब्लीडिंग होती जा रही है, उधर से आप एग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी दे दो तो उससे फर्दर ब्लीडिंग एग्रीवेट होगी, तो पेशेंट जो है वो जो है ना वो फर्दर प्रॉब्लम में जाएगा, उसकी फर्दर हालत ख़राब होगी। तो इस वजह से पहले वो जो ऑनगोइंग ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करो, फिर फ्लूइड्स दो। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि हम वेज़ोप्रेसर्स देते हैं, आइनोट्रोपिक एजेंट्स देते हैं, वो हमारे जो है ना अवॉइड किए जाने चाहिए यहाँ पे बिफोर रिस्टोरेशन और इफेक्टिव सर्कुलेशन वॉल्यूम द एज दे कैन एग्रीवेट मायोकार्डियल वर्कलोड एंड मायोकार्डियल इस्कीमिया। वो दरअसल आपको इस सारी चीज़ में ये एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये रूल है आपका हेमरेज कंट्रोल का। इस रूल को आपने वैसे भी समझना है कि देखें जब ब्लीडिंग लॉस हो, ब्लीडिंग हो रही है, उसको पहले कंट्रोल करो, पहले फाइंड आउट करो कंसील्ड रिवील हेमरेज को, जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं, फिर आप उनको कंट्रोल करो। टॉर्निकेट वगैरह जो भी मैंने आपको प्रोसीजर्स बताए, स्टेप्स बताए, आपके पॉइंट्स बताए, ठीक है, आपके ऑप्शंस बताए, वो सारे ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। अब अगर वो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी, उसके बाद हमने फ्लूइड थेरेपी या दूसरे चीज़ें स्टार्ट करनी है जिससे आपका जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप होगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द ब्लीडिंग, देन रिससिटेट विद द फ्लूइड्स। ठीक है, उसके बाद आता है ABC के बाद डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें आप पेशेंट की क्या चेक करते हो, जी ग्लास्को कोमा स्केल करते हो, आई मोशन, प्यूपिल्स का साइज देख लेते हो, उसकी सारी वो जो सेंसरी मोटर सारी वो जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, पेपिलरी रिस्पॉन्स हो गया, मोटर फंक्शन, डिग्री ऑफ सेंसेशंस, ये हमने सारी की थी इटलेस के चैप्टर में। उसके बाद एक्सपोजर कंप्लीट एग्जामिनेशन। एक्सपोजर में हमने क्या करना होता है, पेशेंट के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना होता है, उसको हाइपोथर्मिया में नहीं जाने देना होता। ठीक है, पेशेंट को फिर आप सेकेंडरी सर्वे करते हो, उसमें आप पेशेंट को हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हो उसकी जो है वो सारी, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो है गैस्ट्रिक डायलेटेशन, डीकम्प्रेशन। इसमें आपने क्या करना होता है कि जितनी भी क्योंकि पेशेंट खा के आया होता है ना खाना, और फिर शॉक में गया होता है, फॉर एग्जांपल वो खाना नाश्ता करके गया और रास्ते में गया, उसका ट्रैफिक पे जाके एक्सीडेंट हो गया, वो आपके पास हॉस्पिटल में पहुँच गया, उसका स्टमक जो है फुल ऑफ फूड है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये सारी करने के बाद आप उसकी क्या करोगे कि उसकी जो है ना एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन करोगे। उसके लिए आप नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब दे दोगे पेशेंट को। उसके बाद क्योंकि आपने मॉनिटरिंग करनी होती है ना यूरिन आउटपुट की, ये डिटेक्ट करने के लिए कि उसकी बॉडी का स्टेटस क्या चल रहा है, सर्कुलेटरी स्टेटस, तो फिर आप क्या करते हो, उसको यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर देते हो। तो समझ आई हाइपोवोलेमिक शॉक को आपने कैसे मैनेज करना है। ATLS प्रोटोकॉल, ABCDE, एयरवे ब्रीदिंग, circulation, disability, neurological examination and the exposure and environmental control, and gastric decompression with the nasogastric tube and urinary catheterization। समझ आ गई हेडिंग्स हैं आपकी। उसके बाद नेक्स्ट शॉक आती है टाइप इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो है सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप होती है शॉक की। इसमें क्या होता है कि पुअर वस्कुलर टोन हो जाती है, मतलब कि वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाती हैं, उनके रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, कार्डिक आउटपुट जो है वो हाई हो जाता है, और लोड आफ्टर लोड जो है वो इनएडिक्वेट होता है और हाइपोटेंशन में गया होता है पेशेंट। अब इसकी फर्दर टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की। सेप्टिक शॉक हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, एंडोक्राइन शॉक हो सकता है, या टॉक्सिक है। इसको बारी बारी उन्होंने बताया हुआ है कि सेप्टिक शॉक में क्या होता है, इट इज़ वेजोडाइलेटरी शॉक। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की वो सेप्टिक शॉक है। किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, रिकेट्सिया का कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वेजोडाइलेट कर जाती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, एंडोटॉक्सिन रिलीज़ कर रहे होते हैं जो वेजोडाइलेशन करवा देते हैं। ऑब्वियसली जब वेजोडाइलेशन होगी तो जो हमारी टिश्यूज़ होंगे, सेल्स होंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोटेंशन में। पेशेंट की ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो ड्रॉप करेगी, तो पेशेंट किस में जाएगा, शॉक में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है, पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाएगा, और जो है ना उसका बीपी जो है वो लेस दैन 90 हो जाएगा, उसका आर्टिकल प्रेशर 60 से कम हो जाएगा, उसकी टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन वाटर नहीं जा रहा, उसकी किडनी काम नहीं करेगी, ओलिगोयूरिया हो जाएगा। और डिस्पाइट जो है ना फ्लूइड रिससिटेशन, तो आपने देखना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सेप्टिक शॉक में ई कोलाई, प्रोटियस, क्लैप्सियला, ठीक है, सारे एंडोटॉक्सिन रिलीज़ कर रहे होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे। तो सेप्टिक शॉक को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे, क्या लगता है आपको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले हीमोडायनेमिक सपोर्ट देंगे, अर्ली गोल डायरेक्टिव थेरेपी, और फिर एडजंक्टिव थेरेपी देंगे। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग इन्फेक्शन। हीमोडायनेमिक सपोर्ट में क्या होना चाहिए, देखें जब भी आपके पास सेप्टिक शॉक का पेशेंट आ रहा है तो आपने जो है उसको क्रिस्टलॉइड्स देने हैं। दीज आर फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर दिस, क्योंकि इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम आपने मेंटेन करना है। ठीक है, क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं ना, ये जस्ट ऐसे हैं कि आपने ब्लड में दे दिए, इतने इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने क्या करना, फ्लूइड को जो है ना ब्लड वेसल के अंदर कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो है ना प्रेशर मेंटेन रहेगा ब्लड का।
तो इस वजह से क्रिस्टलॉइड्स आप देते हो। तो इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है एल्ब्यूमिन। सीवियर सेप्सिस सेप्टिक शॉक में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। और फिर इस तरह से ना ये देने के बाद जो है हीमोडायनेमिक कंट्रोल आपका हो जाता है सेप्टिक शॉक के केस में, ठीक है। आपका सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो 8 to 12 के दरमियान में मेंटेन रहना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 8 to 12 के दरमियान में मीन आर्टीरियल प्रेशर 65 होना चाहिए का, और यूरिन आउटपुट 0.5 ml तक होना चाहिए। सेंट्रल वीनस जो सुपीरियर वेना कैवा और का प्रेशर है वो 70 और 65 रिस्पेक्टिवली होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंट अगर आपने जो है उसको क्रिस्टलॉइड्स भी दे दिए एल्ब्यूमिन के फॉर्म में, आपने उसका सारा कुछ फिर भी आप इतनी कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह सेप्टिक शॉक जो है वो कंट्रोल हो जाए, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, परसिस्टेंट हाइपोटेंशन है और अभी तक जो है वो पेशेंट जो है वो डिटेरियोरेट कर रहा है, उसकी हालत डिटेरियोरेट कर रही है, तो दूसरी हमने क्या की, एक तो अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी थी ना जो हमने की। अब दूसरी हमारी आती है एडजंक्टिव थेरेपी, जिसमें आप ये सोचोगे कि अच्छा ठीक है, वो हमारी ब्लड वेसल जो है वो उसके अंदर ब्लड नहीं रुक रहा, ठीक है, और वो डायलेट करती जा रही है फर्दर, तो आप क्या करोगे, आप वेजो कंस्ट्रिक्टर्स दोगे ताकि वेसल जो है उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो, वेजो प्रेसर्स दोगे। तो वेजो प्रेसर्स में वी हैव नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगी, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगी, डोपामीन, ठीक है। इसमें जो एजेंट ऑफ चॉइस है वो नॉर एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन जो है वो एडिशनली हम यूज़ कर सकते हैं। इन सब का मकसद ये होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो एडिक्वेट रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा नॉर एपिनेफ्रिन है वो एजेंट ऑफ चॉइस है। जब हमारे नॉर एपिनेफ्रिन सीरियस एरिथमियास करवा रहा है तो फिर उसकी जगह पे हम फिनाइलेफ्रिन यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो वेजोप्रेसिन कैन बी एडेड टू नॉरएपिनेफ्रिन कि हमने जो है उसका मीन आउटलेट प्रेशर ज़्यादा करना है, ठीक है, और डिक्रीजिंग उसका जो है ना डोज करना है, तो वेजोप्रेसिन जो है उसको हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वेजोप्रेसिन इज़ नॉट इंडिकेटेड एट सिंगल इनिशियल वेजोप्रेसर्स। डोपामीन जो है अल्टरनेटिव है नॉन एपिनेफ्रिन से, और लो डोज डोपामीन जो है वो वेजोडाइलेशन करवाता है, इस वजह से हाई डोज हमने देना होता है, ठीक है। तो डोपामीन की डोज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लो डोज हाइपोटेंशन करवाता है, वेजोडाइलेशन करवाता है, हमें वेजो कंस्ट्रिक्शन चाहिए, तो हम हाई डोज डोपामीन देते हैं। समझ आई कि ना। अभी तक हमने क्या किया, सेप्टिक शॉक का पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको हीमोडायनेमिक सपोर्ट दिया, आपने उसको क्रिस्टलॉइड्स दिए एल्ब्यूमिन के फॉर्म में, आपने फिर भी वो कंट्रोल नहीं हुआ तो आपने वेजोप्रेसर्स की तरफ चले गए, जिसमें हमने देखा एजेंट ऑफ चॉइस को नॉन एपिनेफ्रिन है, अगर वो काम नहीं करी तो फिनाइलेफ्रिन है, इसके अलावा डोपामीन है जिसको आपने हाई डोज में देना है। अभी भी काम नहीं हो रहा, हमारे जो ऑक्सीजन सप्लाई है हमारी टिश्यूज़ को वो नहीं हो रही, हमने वेजोप्रेसर्स भी देख लिए, फिर भी उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, तो हम कहते हैं हमारा हार्ट जो है, जो मेन जिसने ब्लड सप्लाई करना है, उसको हम थोड़ा तेज़ कर लें, फास्ट कर लें। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स देते हैं जो मायोकार्डियल कंट्रैक्शन ज़्यादा करवाएंगे, जिसमें वी हैव द डोप्यूटामीन इन्फ्यूजन अप टू 20 माइक्रोग्राम्स पर kg पर मिनट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मायोकार्डियल जो है ना उसको क्या करेगा, कार्डिक फीलिंग प्रेशर ज़्यादा करेगा। और वो कहते हैं कि ये हम तब देते हैं जब मायोकार्डियल डिस्फंक्शन हो, ऐसे डेस्क में एलिवेटेड कार्डिक फीलिंग प्रेशर एंड लो कार्डिक आउटपुट हो, ठीक है। यहाँ पर हाइपोपर्फ्यूजन ऑनगोइंग है, हमारी जितने भी हमने ऊपर चीज़ें दी हैं उससे काम नहीं बन रहा। एडिक्वेट जो है ना इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम और मीन आउट प्रेशर एडिक्वेट मरने के लिए हम ये देते हैं, ठीक है। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये हमारा जो है हम इसको IV हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है इसका कंट्रोवर्शियल यूज़ है, मतलब हम पता नहीं इसको देते भी है कि नहीं, ठीक है। हम तब देंगे जब हमारी एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन वेजोप्रेसर एक्टिविटी जो है वो काम नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद देखें अभी तक हमने क्या किया, हमने ट्रीटमेंट किया सेप्टिक शॉक का, हमने हीमोडायनेमिक सपोर्ट दी, अर्ली गोल थेरेपी दी जिसमें क्रिस्टलॉइड्स थे, वेजोप्रेसर्स थे और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स थे और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे, ठीक है। अब हमारा है कि हमने जो इन्फेक्शन जिसकी वजह से वो हो रहा था, पहले हमने पेशेंट को ज़िंदा रखने वाला काम किया कि उसको थोड़ा रिससिटेट करके स्टेबलाइज किया जा सके। अभी भी पेशेंट ठीक नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप उसकी जो है वो अंडरलाइन इन्फेक्शन को ट्रीट करोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, जिसकी वजह से वो सेप्टिक शॉक हो रहा है, एंडोटॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं, वेजोडाइलेशन हो रही है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स दोगे और उसका सोर्स कंट्रोल करोगे। इन्फेक्शन डिवाइसेस आपने रखी हुई हैं तो उनको ख़त्म करोगे, एप्सिस बनी हुई है उसको ड्रेन करोगे, इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको डिब्राइड करोगे, ठीक है। और जो बिलियरी ड्रेनेज और परफोरेटेड विस्कस है उसको आप रिपेयर करोगे, एम्पाइमा है उसको ड्रेन करोगे, मतलब जो सोर्स है इन्फेक्शन का उसको आप ख़त्म करोगे ताकि वो सेप्टिक शॉक की कंडीशन चली जाए। समझ आई किस तरह से सेप्टिक शॉक को कंट्रोल करना है, कौन सी चीज़ें याद रखनी है, एल्ब्यूमिन, क्रिस्टलॉइड्स और वेजोप्रेसिस और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और फिर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन बाय IV एंटीबायोटिक्स एंड रिमूवल ऑफ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन।
तो ये आपकी समरी थी। उसके बाद कार्डियोजेनिक शॉक देखें क्यों होगा, हार्ट के किसी भी मसले की वजह से कि हार्ट काम नहीं कर रहा, प्राइमरी फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड टू द टिश्यूज़। तो कॉमनेस्ट कॉज इसका जो है वो आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है, दैट इज़ एक्यूट इंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। जिसके बाद एरिथमियाज होते हैं, इसके बाद वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, मायोकार्डियल इंजरी है, मायोकार्डियोपैथी है, ये सारे जो है कॉज को ट्रीट करेंगे तो ये कार्डियोजेनिक शॉक ट्रीट हो जाए। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता था, हार्ट की फ्लूइड इकट्ठा हो गया, कार्डिक टेम्पोनार्ड में चला गया, हार्ट फिस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा टेंशन न्यूमोथोरैक्स है कि लंग्स के गिर्द जो है वो एयर इकट्ठी हो गई है, या फिर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है कि लंग्स की जो वेसल्स हैं उनमें आके एम्बोलिस फंस गया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के हार्ट की जो पेरिकार्डियम है उसके अंदर कोई फाइब्रोसिस वगैरह हो गई है, कंस्ट्रक्शन हो गई है उसकी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के हार्ट का जो मसल है उसमें खराबी आ गई है। इन सब की वजह से जो है क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है एंडोक्राइन शॉक। एंडोक्राइन शॉक क्या होता है कि जिसमें कॉम्बिनेशन होता है किसका, हमारे हाइपोवोलेमिक शॉक का, कार्डियोजेनिक शॉक का और डिस्ट्रीब्यूटिव मींस मोस्ट प्रोबेबली सेप्टिक शॉक, ठीक है। तो जब तीन चीज़ें होती हैं, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक, तो उसको कहते हैं एंडोक्राइन शॉक, ठीक है। इसमें कॉजेज़ क्या है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी और हाइपरथायराइडिज्म हो गया, ठीक है। अब ना हम इसका कर लेते हैं यूक्यू सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। ओके ये वाला यूक्यू देखें, जो हमने देखा था, डिफाइन शॉक इज़ अ स्टेट ऑफ हाइपोटेंशन दैट इज़ अनेबल to sufficiently meet the metabolic requirements of the body due to decreased cardiac output, decreased blood volume and increased vascular capacitance or inability of the tissues to use oxygen. क्लासिफिकेशन इसके क्या होगी, हाइपोवोलेमिक शॉक है या हेमरेजिक शॉक है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है जिसमें वी हैव द सेप्टिक एनाफिलेक्टिक शॉक फॉर एग्जांपल, कार्डियोजेनिक शॉक है जिसमें फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, एरिथमियाज हो गए हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है जिसमें कार्डियक टेम्पोनार्ड है फॉर एग्जांपल, टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, एंडोक्राइन शॉक है जिसमें वी हैव द एड्रिनल इनसफिशिएंसी और हाइपरथायराइडिज्म, and it is a combination of hypovolemic shock, distributive shock and cardiogenic shock. इसके अलावा न्यूरोजेनिक शॉक होता है जो हमने बुक में नहीं देखा, दैट इज़ वेसोवेगल सिनकपी, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन एंड क्लासीफाई शॉक, वो हम कर चुके हैं। उसके बाद सेवेरिटी ऑफ शॉक उन्होंने पूछा हुआ है, 30 ईयर्स ओल्ड जो है ना, वी हैव द 30 ईयर्स ओल्ड पेशेंट वॉज ब्रॉट टू एमरजेंसी और हिस्ट्री ऑफ फॉल है 4 आवर्स की, ठीक है। एग्जामिनेशन में हमने देखा वेल ओरिएंटेड था, उसकी जो है राइट अपर लिम्ब की डिफॉर्मिटी है, कोल्ड पेरिफ्रीज है, पल्स उसकी 100 है, बीपी उसका 110/70 है। तो ये कॉम्पनसेटेड है या डीकॉम्पनसेटेड शॉक है। देखिए पेशेंट जो है वो वेल ओरिएंटेड है, बिल्कुल एंजाइटी में नहीं है ना, ठीक है। और उसकी जो है कोल्ड पेरिफ्रीज है, मतलब वो शुरू में ना हल्की हल्की ठंडी हो गई है, पल्स उसका प्रेशर देखें इतना ज़्यादा राइज़ नहीं किया हुआ, ब्लड प्रेशर जो है वो उसका मेंटेन ही है, देखें सारा। तो ये क्या होगा, कंपनसेटेड शॉक होगा, ठीक है। फिर फैक्टर्स टू प्लेस द पेशेंट इन अबव कैटेगरी, ठीक है। क्यों है, देखें पेशेंट वेल ओरिएंटेड है, सबसे पहले क्यों हमने कहा कि ये कॉम्पनसेटेड शॉक है, तो वो पूछ रहे हैं क्यों कहा, तो आप बताएंगे वेल ओरिएंटेड है, पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मोटेंसिव है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी एफर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई रेस्पिरेटरी साइन नहीं आ रहा, उसकी पल्स भी ठीक है, एब्सेंट साइनोसिस है, मतलब वो थोड़ा सा पेल है, ठीक है, कोल्ड पैराफ्रीज है, उसकी कोई साइनोसिस वगैरह नहीं है, वो पेल नहीं हुआ। तो दिस इज़ एक्चुअली द केस के जिसकी वजह से हम इसको कॉम्पनसेटेड लेबल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेशेंट जो है उसके ऊपर क्या हो गया, एक रन ओवर गुजर गया ना, स्पीडिंग ट्रक की वजह से पॉलीट्रॉमा हो गया, उसके शॉक पे चला गया। तो कौन से पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इन स्टेज ऑफ स्फीयर शॉक। तो स्फीयर शॉक का हमें कैसे पता चलेगा स्फीयर शॉक है, तो उसमें पेशेंट जो है स्फीयर शॉक में किस में क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है, पेशेंट कोमा में गया हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की रेस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो फास्ट हुई होगी इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा मतलब रेस्पिरेटरी ना वो हुई होगी, क्या कहते हैं, लेबर्ड ब्रीदिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट स्वीयर टैकीकार्डिया में गया हो सकता है, साइनोसिस में हो सकता है, स्वीयर हाइपोटेंशन में होगा, और इसके अलावा लैक्टिक एसिडोसिस बहुत ज़्यादा हुई होगी, और यूरिन आउटपुट जो है वो ड्रॉप कर गया होगा 0 की तरफ, और इससे हमें पता चलेगा कि दिस इज़ स्फीयर शॉक, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इरिवर्सिबल शॉक। तो हम बता देना है कि क्या होगा जब बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल शॉक में पेशेंट चला जाता है, तो पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी में DIC में चला जाता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है, कोमा में पेशेंट डेथ में जा सकता है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये आता है कि 40 इयर्स ओल्ड जो है बैंकर है, एमरजेंसी में आ रहा है, ठीक है, और शॉक है स्टेट में। तो उसको जो है हाई ग्रेड फीवर है, स्वेयर बोन पेन्स है, हेमोरेजिक स्पॉट्स हैं बॉडी पे सिंस लास्ट 10 डेज़। अब वो जो है वो घर पे ही था और एनसाइड यूज़ कर रहा था सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए, लेकिन उसको ब्रशिंग टीथ उसने की तो उसका ब्लीडिंग उसने इग्नोर रखी है ना, तो क्या हो गया इसको? हाई ग्रेड फीवर है, स्वेयर बोन पेन्स हैं, हेमोरेजिक स्पॉट्स में बॉडी है, तो ये सारा कुछ, और एनसाइड वो ले रहा था, लेकिन अब उसने ब्लीडिंग नोट की ऑन ब्रशिंग हिज टीथ। तो इसको हम ना सस्पिशन हम लेबल करेंगे इसकी डेंगू हेमोरेजिक फीवर, क्योंकि उसमें ना फीवर होता है, बोन पेन्स होती हैं और हेमोरेजिक स्पॉट्स होती हैं। तो ये हमें जो है ना क्या बताएंगे, दिस इज़ डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। और न्यूमरेट 3 फर्स्ट लाइन मैन्यूवर्स, तो कौन से करेंगे मेजर्स? IV फ्लूइड्स देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देंगे और ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। उसके बाद वो कैसे मैनेज करेंगे? इनिशियल 1 आवर ऑफ एडमिशन, तो आप कहेंगे सबसे पहले हम उसको रिससिटेशन मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड, वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, ट्रीट अकॉर्डिंगली करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे IV फ्लूइड्स के थ्रू, ब्लड कॉम्पोनेंट थेरेपी करेंगे, पैक्ड RBCs देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्लेटलेट्स देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे, उसकी पेन को कंट्रोल करेंगे, उसके फीवर को कंट्रोल करेंगे विद पैरासीटामोल अकॉर्डिंग टू द स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ WHO, जो हमने देखा था इन केस ऑफ एक टॉपिक पे एनेस्थीसिया वाले। उसके बाद उसकी नर्सिंग स्किल्ड नर्सिंग ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो इस तरह से उसकी मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। ये ना ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें आप जस्ट अपनी जो होती है ना एक कंसेप्चुअल चीज़ है वो था, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रॉम द रूरल हेल्थ सेंटर, 45 इयर्स ओल्ड मदर है, उसके 6 बच्चे हैं, वो आ जाता है डेंगू फीवर के साथ आ गई है। उसकी बॉडी टेम्परेचर 100 है, पल्स उसका 110 है और प्लेटलेट काउंट उसका जो है वो ड्रॉप हुआ है। 5 मैनेजमेंट स्टेप्स फॉर केयर एंड वार्ड, तो वो हमने बता दिया कि ठीक है, रिससिटेशन मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन सर्कुलेशन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, वाइटल मॉनिटरिंग और हाइड्रेशन विद IV फ्लूइड्स, ब्लड पैक्ड RBCs और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, ऑक्सीजन, पेन एंड फीवर की ट्रीटमेंट करेंगे विद पैरासीटामोल अकॉर्डिंग टू स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ WHO एंड स्किल्ड नर्सिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये वही चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई हैं। उसके बाद आता है 20 इयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट जो है, मल्टीपल इंजरीज हो गई उसको ट्रैफिक एक्सीडेंट पे, ठीक है। उसके बाद जो है पल्स उसकी है, ब्लड प्रेशर है, तो डायग्नोसिस इसका क्या होगा? क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, पल्स ज़्यादा हुई हुई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की जैसे इंजरीज ट्रॉमा के बाद की हिस्ट्री है, तो दिस इज विल हाइपोवोलेमिक शॉक। हाउ विल ट्रीट दिस केस, ठीक है। हाउ विल यू ट्रीट दिस केस? तो हाइपोवोलेमिक शॉक को कैसे ट्रीट करते हैं? ATLS प्रोटोकॉल फॉलो करके, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करके, यूरिन आउटपुट, ठीक है। अगर हमारा जो है वो आता है हाउ विल ट्रीट दिस केस, तो विदाउट हाइपोवोलेमिया है, इसको फॉलो करेंगे ATLS प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद जो ऑनगोइंग ब्लड लॉस है उसको प्रिवेंट करेंगे। एक्सटर्नल हेमरेज कंट्रोल बाय अप्लाइंग प्रेशर, अप्लाई टॉर्निक्वेट। इन केस ऑफ कंसील्ड हेमरेज हम सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, 2 लार्ज बोल IV कैन्यूला पास करेंगे और फिर उसको हम रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन दे देंगे। विक्टिम्स को जो है हम फ्लैट लिटा देंगे, उसकी फीड एलिवेट कर देंगे। अगर ब्लड लॉस हुए 30% से ज़्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे और अर्जेंट ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, उसकी कंप्लीट ब्लड अरेंज करेंगे, उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक विदाउट हाइपोवोलेमिया जो होगा उसमें फीवर, शिवरिंग, हाइपरवेंटिलेशन, रैपिड ब्रीदिंग और पल्स पल्स प्रेशर होगा। और विद हाइपोवोलेमिया जो होगा उसमें फीवर, पल्स, कोल्ड स्किन होगी, ऑल्टर्ड सेंसोरियम होगी, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन होगी। अब ये क्वेश्चन है, 50 इयर्स ओल्ड मैन आफ्टर लेप्रोटमी जो है वो आपके पास आया है, टाइफाइड परफोरेशन, डेवलप्स टैकीकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर एंड ओलिगोयूरिया ऑन द 3rd पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। एज भी उसकी जो है ठीक है, लोकल ल्यूकोसाइड। उसके बाद कॉजेज क्या, प्रोबेबल कॉज, लेप्रोटमी हुई थी उसकी टाइफाइड परफोरेशन के बाद, ठीक है, मतलब कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना वो शॉक में जा रहा है, टैकीकार्डिया और लो ब्लड प्रेशर, तो ये क्या होगा? सेप्टिक शॉक होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर जो आता है। आउटलाइन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो वो आपने उस तरह बताना है जैसे हमने क्या किया कि उसको सबसे पहले हेमरेज कंट्रोल करना है विद द इनिशियल जो है क्रिस्टलॉइड्स, अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो वेजोप्रेसर्स, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स, फिर उसके बाद जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन इन्फेक्शन। 2 पार्ट्स में अपने डिवाइड करके लिखना, हेमोडायनेमिक सपोर्ट अर्ली, गोल डायरेक्टेड थेरेपी एंड एडजंक्टिव थेरेपी, और फिर दूसरी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन इन्फेक्शन, ठीक हो गया।
उसके बाद आता है 50 ईयर्स ओल्ड मेल, उसको जो है राइट साइड ऑफ द चेस्ट जो है उस पर चोट लगी है, उसको डिस्निया हो रहा है, कोल्ड क्लेमी स्किन है, मतलब शॉक में जा रहा है। और इसके सबके बाद ना अब राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे ड्यूरिंग लड़ाई के दौरान हो गया रैपिडली डिप्रेसिंग डिस्निया, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का केस है, मतलब समझ आ रही है ना, चोट लग गया उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे, ठीक है। और ट्रेकियल एपेक्स बीच से शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, मतलब उसका कोई अंदर चीज़ इकट्ठी हुई हुई है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो गया ये। ऑब्स्ट्रक्टिव ड्यू टू टेंशन न्यूमोथोरैक्स कॉज्ड बाय चेस्ट इंजरी एज पेशेंट हैड डेवलप्ड रैपिडली प्रोग्रेसिव डिस्निया ट्रेकियल एपेक्स बीच शिफ्टिंग टू द लेफ्ट साइड आफ्टर ट्रॉमा, ठीक है। क्लिनिकल कंडीशन लीडिंग टू सेम कैटेगरी ऑफ शॉक, वो आपने ना कार्डिक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की बाकी चीज़ें लिख देनी है, कार्डिक टेम्पोनार्ड हो गया, टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो अभी यहाँ पे है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसके बाद उन्होंने डिफाइन एंड क्लासिफाई शॉक पूछा हुआ है, वो आपने बता दें। इसके बाद आपका लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, दैट इज शॉक मॉनिटरिंग, हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं, उसको एंड करते हैं फिर।